हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इटाली कैसे यूनिफाई हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था, फिर 1799 में नेपोलियन आया था और फिर 1815 नेपोलियन वाटरलू में हार गया था। फिर वेना कांग्रेस आया था और उस समय से एंटी नेशनलिज्म मतलब नेशनलिज्म के विरुद्ध काम चालू हो गया। फिर 1830 में मैंने बताया कि जुलाई रिवॉल्यूशन हुआ था। जुलाई रिवॉल्यूशन में जो था बेल्जियम और ग्रीस था और उसमें मजीनी ने यंग इटली और यंग यूरोप बनाया था। फिर 1848 में फरवरी रिवॉल्यूशन हुआ, उसमें जर्मनी को यूनिफाई किया गया और फ्रैंकफर्ट बुलाया गया। फिर 1871 में स्टेट पावर हो गया और फिर जर्मन यूनिफिकेशन मतलब जर्मनी भी यूनिफाई हो गया। उसमें प्रूसिया था और उस प्रूसिया उस समय का जो किंग था वो बिस्मार्क था। अगर हम इटालियन यूनिफिकेशन की बात करें तो इटाली एक आइलैंड है जिसमें और इस जियोग्राफिकल और इसे जियोग्राफिकल व्यू से देखा जाए तो ये अल्प्स से लेकर मेडिटेरियन सी तक का जितना भी पार्ट है वो सब अब इटाली का है। तो उसी को इसको मेटरनिक ने बताया था। चलिए पढ़ते हैं आगे। इटाली फर्स्ट 1719 में नेपोलियन हमें मालूम है कि 1796 में नेपोलियन ने इटली को कॉन्कोर किया था और 1815 में वो वाटरलू में हार गया था। इसका पहला स्टेप उसने प्रोसेस किया, उसमें जब उसे कॉन्कोर किया था छोटे छोटे किंगडम्स थे उसमें और उसको पॉलिटिकली यूनिफाई किया। उसमें जो उसके और जो इटाली पर उसने तो वो फ्रांस पर था और उसने अलग अलग जगहों पर इटाली पर अपने ब्रदर को मतलब अपने फैमिली को बैठाया था। तो उस तरह इंटरनल रिफॉर्म्स हो रहे थे और जो उसमें कॉमन मैन थे उनको हर्ट हो जा रहे थे और फिर उन्हें उन्हें लग रहा था कि हम लोग की इज्जत नहीं हो रही है। फिर रिएक्शन आया और उसी से नेशनलिज्म आया। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये इटाली का मैप है। इसमें हम लोग आपको बताया कि ये जो सवाय सर्डिनिया है ये सवाय सर्डिनिया इसी को इंडियन ने सिर्फ इस पर इंडियन जो था यही सिर्फ राज कर रहा था। इसे लोकल हाउस ऑफ सवाई भी बोलते हैं। और जो ये लंबार्डी और वेनेशिया इस पर ऑस्ट्रियंस का राज था। ये परमा मोडेना टस्कनी ये सब थे। और इटाली का जो अभी प्रेजेंट लैंग्वेज वो टस्कन लैंग्वेज है, तो वो टस्कनी से आया है। फिर पापाल स्टेप ये पोप के राज में था। और ये जो किंगडम ऑफ बोथ सिलिसीज है, सिलिसीज एंड नेपल्स, तो ये फ्रेंच के कंट्रोल में था मतलब बर्बन के कंट्रोल में। लाइक जर्मनी इटाली टू हैड अ लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। जर्मनी की तरह इटाली के पास भी एक बहुत पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन है हिस्ट्री का। इटालियंस वेर स्कैटर्ड ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स एज वेल द मल्टी नेशनल हैसबर्ग एम्पायर। जो इटालियंस थे वो छोटे छोटे स्टेट्स में बटे थे और मल्टी नेशनल हैसबर्ग एम्पायर में भी। During the middle of the 19th century, Italy was divided into 7 states, of which only one, Sardinia Piedmont, was ruled by an Italian princely house. 19th सेंचुरी के मिडल में जो इटाली था वो 7 स्टेट में 7 राज्यों में डिवाइड था। सिर्फ एक जो सर्डानिया पिडमोंट था उससे पर इटालियन प्रिंसली हाउस का रूल था। द नॉर्थ वाज ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, द सेंटर वाज रूल्ड बाय पोप। जो नॉर्थ था वो ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के एम्पायर के कंट्रोल में था और ये सेंटर था वो पोप यूज किया, जैसे मैंने आपको मैप में बताया। एंड द साउथर्न रीजन वेयर अंडर द डोमिनेशन ऑफ द बर्बन किंग ऑफ स्पेन। और जो साउथर्न रीजन था वो बर्बन किंग लिया थे स्पेन के। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट एक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड मैनी रीजनल एंड लोकल वेरिएशन। तो जो इटालियन लैंग्वेज है वो एक कॉमन फॉर्म नहीं था, इसमें बहुत रीजनल और लोकल वेरिएशन थे। During the 1830s, Giuseppe Mazzini had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. तो 1830 में जो गिजेप मजीनी थे
वो एक कोहेरेंट प्रोग्राम लाते हैं यूनिटरी इटालियन रिपब्लिक का। He had also formed a secret society called Young Italy for the dissemination of his goals। तो उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी जिसका नाम यंग इटली था अपने गोल्स के लिए। द फेल्यूर ऑफ रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 and 1848 meant that the mantle now fell in Sardinia Piedmont under its ruler King Victor Emmanuel II to unify the Italian states through war। जो फेल्यूर था इस रिवोल्यूशनरी अपराइजिंग का 1831 और 1848 में ये था कि सर्डानिया पिडमोंट थे और इसका जो किंग थे जिनका नाम था किंग विक्टर इमैनुअल II, वो यूनिफाई करना चाहते थे इटालियन स्टेट्स को वार के थ्रू। इन लोग सोचते थे कि हम वार के थ्रू ही इसे जीत सकते हैं और वार के थ्रू ही जीते। In the eyes of the ruling elites of this region, unified Italy offered them the possibility of economic development and political dominance। तो जो रूलिंग इलाइट्स के आगे में दिख रहा था वो एक यूनिफाइड इटाली था और वो ऑफर करे थी पॉसिबिलिटी की इकोनॉमिक डोमिनेंस और पॉलिटिकल डोमिनेंस हो। Chief Minister Cavour, who led the movement to unify the regions of Italy, was neither a revolutionary nor a democrat। जो चीफ मिनिस्टर जिनका नाम था कैवोर, वो एक मूवमेंट की इटाली का जो रिवोल्यूशनरी भी नहीं था और डेमोक्रेटिक भी नहीं था। लाइक मैनी अदर वेल्दी एंड एजुकेटेड मेंबर ऑफ इटालियन इलाइट, ही स्पोक फ्रेंच मच बेटर देन ही डिड इटालियन। तो बहुत सारे वेल्दी मतलब धनी और पढ़े लिखे मेंबर्स थे इटालियन इलाइट के, तो वो फ्रेंच अच्छे से इटालियन से अच्छी फ्रेंच बोल लेते थे। थ्रू अ टैक्टफुल डिप्लोमेटिक अलायंस विथ फ्रेंच इंजीनियर्ड बाय कैवोर, सर्डानिया पिडमोंट सक्सीड इन डिफीटिंग ऑस्ट्रियन फोर्सेज इन 1859। तो एक डिप्लोमेटिक अलायंस के थ्रू जो जिसे हम लोग फ्रांस का इंजीनियर कहते कैवोर, उसने सर्डानिया पिडमोंट था वो सक्सीड हो गया ऑस्ट्रियन फोर्सेज को डिफीट करने में 1859 में। Apart from regular troops, a large number of armed volunteers under the leaders of Giuseppe Garibaldi joined the fray। तो ये रेगुलर ट्रूप्स का पार्ट जो बहुत सारे आर्म्ड वॉलंटियर से बहुत नंबर में वो गिजेप गैरिबाल्डी को ज्वाइन कर दिए। In 1860 they marched into South Italy and the kingdom of Two Sicilies and succeeded in winning the support of the local peasants in order to drive out the Spanish ruler। तो 1860 में उन्होंने मार्च किया साउथ इटली को और जो किंगडम है टू सिलिसीज के, और सक्सेस हो गए लोकल पीजेंट का सपोर्ट जीतने में और स्पेनिश पीपल को बाहर निकालने में। इन 1861 विक्टर इमैनुअल II वाज प्रोक्लेम्ड किंग ऑफ यूनाइटेड इटली। तो 1861 में जो विक्टर इमैनुअल II थे उन्हीं को किंग बोला गया यूनाइटेड इटली का। However, much of Italian population, among whom rates of illiteracy were very high, remained blissfully unaware of liberal nationalist ideology। तो बहुत सारे इटालियन पॉपुलेशन थे जिसमें इलिटरेसी मतलब बिना पढ़े लिखे वर्ग जो थे वो बहुत ज़्यादा थे और वो अनवेयर थे लिबरल नेशनलिस्ट के आइडियोलॉजी से। The peasant masses who had supported Garibaldi in southern Italy and never heard of Italia and believed that La Italia, ये French language है, was Victor Emmanuel's wife। तो जो पीजेंट थे मास कर रहे थे जो सपोर्ट कर रहे थे गैरीबाल्डी को साउथर्न इटाली में, वो उन्होंने कभी इटालिया के बारे में नहीं सुना था और बिलीव किया कि ला इटालिया है वो ही विक्टर इमैनुअल की वाइफ है। सो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन।